नमस्कार, हेलो किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये जो हमारा कार्यक्रम है हेलो किसान, ये आप जानते ही हैं। इसमें आप फ़ोन करते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद होते हैं वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। ये आप ही का मंच है और ये मंच तभी सजता है जब इसमें आपके फ़ोन लगातार आते रहें। तो देखिए, इसमें हम विषय पे आधारित जो है बात करते हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कॉल करना है तो आपको विषय पता हो। हमारा आज का विषय है मछली पालन। देखिए, ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से किसान भाई मछली पालन कर भी रहे हैं, बहुत से जुड़ना भी चाह रहे हैं। देश में अगर देखें मछली पालन, खासतौर से हम मीठे जल के मछली पालन की बात करेंगे, यानी इनलैंड फिशरीज जो बोलते हैं। एक तो समुद्र से भी मछली आती हैं, तो वो एक अलग हो गया। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मुख्यतः हम इनलैंड फिशरीज यानी मीठे जल का जो मछली पालन है, जैसे आप तालाब में करते हैं, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। विश्व में भारत मछली पालन में दूसरे नंबर पर है। इतना उत्पादन इस देश में हो रहा है और इसमें कमाई भी बहुत बढ़िया है। तो ये सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे और इसमें बहुत ज़रूरी है कि जब आपको विषय पता लग गया है, आपके मन में बहुत से सवाल भी आ गए होंगे, तो आपको हमारा वो नंबर पता हो जिस पे आप फ़ोन करके अपना सवाल पूछेंगे। तो हमारा नंबर नोट करिए। हमारा नंबर है 1800-113060। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 1800-113060। देखिए, ये जो नंबर है ये टोल फ्री नंबर है, यानी बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना, मुफ्त नंबर है। आप चाहे मोबाइल से करें, लैंडलाइन से करें, तो इस नंबर पे कॉल करिए और अपना सवाल पूछिए। आपको विषय तो पता ही लग गया, मछली पालन। मैं अपने विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस अयप्पन, महानिदेशक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, और डॉक्टर साहब जो हैं मछली पालन विषय को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत समय से इस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जे.के. जैना जी। नमस्कार। जैना साहब जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक जो ब्यूरो है, रिसर्च जो है लखनऊ से, वहाँ से हमारे लिए आए हैं। और डॉक्टर साहब इस ब्यूरो में बहुत समय से काम कर रहे हैं। मछलियों की कौन सी नई प्रजातियाँ हैं उन पे भी काम हुआ, कौन सी प्रजाति किस जलवायु के लिए अच्छी है, इस पे काम किया है। और ये भी आपके सब सवालों के जो है जवाब देंगे। मछली से जुड़ा कोई भी सवाल हो, कौन सी आपको प्रजाति जो है पालनी है, कौन सी बढ़िया है, तालाब की देखरेख कैसे करनी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो उससे ज़रूरी जो भी उससे जुड़ा आपका सवाल हो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अयप्पन, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, मछली पालन जो है उसकी एक तो देश में अभी स्थिति क्या है, और मैं इनलैंड फिशरीज की बात कर रहा हूँ, और किसान भाई इसको करें तो उन्हें क्या लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप बताएं, मछली पालन क्षेत्र में पूरे दुनिया में, विश्व में भारत द्वितीय स्थान पे है, चीन के बाद। हम लगभग 60-65 लाख टन वो मछली जो हमारे छोटे गांव में छोटे छोटे तालाबे हैं उससे हम उत्पादन करके आ रहे हैं। तो इसका महत्व ये है, जहाँ भी हम गांव में शुरू कर लेते हैं मछली पालन, उससे आमदनी भी इतना है, मुनाफा भी इतना है, और जो हम बार बार ये प्रोटीन का बात करते रहते हैं वो मिल जाता है तुरंत। और नील क्रांति का जो ये नया आयाम हम इस देश में शुरू किए हैं, ये छोटे तालाबों से संभवनीय हो सकता है। तो हम इतना ही बताना चाहेंगे, हमारे जो किसान भाइयों बहनें अभी तक जो धान का खेती कर रहे थे, गेहूं का कर रहे थे, जहाँ भी उनके पास छोटे मात्रा में भी सही पानी है, अगर पानी है, पानी का स्रोत है, उसमें ज़रूर मछली डालिए, उससे पैसा कमाएंगे। और उन्नत जो आहार हम बात करते हैं इस पोषण का, वो भी इससे मिल जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, भाई प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसका बाजार बहुत अच्छा बना हुआ है, और देश में काफ़ी समय से जो देखा जा रहा है कि इसकी खपत जो है, एक बना बनाया बाजार है, खपत बहुत अच्छी है, आमदनी बहुत अच्छी है। डॉक्टर जैना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई नया ये काम शुरू करना चाह रहे हैं, उनको इस समय क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हाँ, जो भाई लोग ऑलरेडी मछली पालन कर रहे हैं उनको तो पता है सब बारे में, लेकिन जो पहले कोशिश कर रहे हैं कि मछली पालन करेंगे, पहले तो तालाब चाहिए जरूर जी। तालाब जो करेंगे, नया खुदाई करना है या गांव का तालाब होगा तो लीज में भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं है खुदाई करना ज़रूरी है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप धान का खेती कर रहे हैं, गेहूं का कर रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट कीजिए। जहां आपका ऐसे ज़मीन है जहां कुछ नहीं हो रहा है, बंजर है, जहां पानी थोड़ा रहेगा, ऐसे ज़मीन को आप तालाब तैयार कर सकते हैं जी। मैं एक बारी ये दर्शकों को, देखिए हम हर बारी ये कहते हैं कि आप कागज़ पेन लेके बैठिए। डॉक्टर साहब अभी बहुत सी चीज़ें बताएंगे, और इसमें जो एक बात डॉक्टर साहब ने बोली कि आप ये नहीं कि भाई अपना खेती बाड़ी छोड़ के हम
खेत को खोद दिया और तालाब बना लिया। जो तालाब के स्रोत आपके बने हुए हैं उनको आप ले सकते हैं, और अगर नया तालाब भी है तो जो बेकार पड़ी ज़मीन है उस पे आप नया तालाब बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। उसके बाद आप क्या साइज बनाएंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं कि कोई एक नया शुरू करने जा रहा है, 1 एकड़ से 1 हेक्टर भी होगा, जी। 2-2.5 एकड़ तक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 1 हेक्टर में 2-2.5 एकड़ में कम से कम उनको मुनाफा कम से कम 1 लाख मिलेगा। कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख तक तो इजीली मिल सकता है एक साल में। 1 साल में। जी। तो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे जो तालाब खुदाई करने के लिए, शायद जितना इन्वेस्टमेंट 2-3 साल में उनको पूरा निकल के आ जाएगा। जी। और क्या कितना प्रोडक्शन टारगेट रखते हैं वो डिपेंड करता है कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना पूंजी डाल सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि 3 से 5 टन टारगेट रखेंगे, तो क्योंकि कोई नया शुरू करने जा रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप 10 टन 15 टन टारगेट रखिए। आप शुरू जब कर रहे हैं 2-3 टन भी आपको टारगेट रखते हैं तो काफ़ी है। तो इसके लिए जो हम बोल रहे हैं कतला, रोहू, मृगल, जो कार्प बोलते हैं इंडियन मेजर कार्प, वो डॉक्टर साहब बिल्कुल एक बार ये मैं चाहूँगा कि आप ये जो आपने प्रजातियां बताई मछली की, इनको जरा आराम से हमारे दर्शकों को बताइए क्या चीज़ है। वो जो हम कार्प जाति का बोलते हैं, जो कतला और भाकुर बोलते हैं, जी। रोहू को तो सब जानते हैं, रोहू बोलते हैं, नैन बोलते हैं, जो मृगल को नैन बोलते हैं, वो तीनों को इंडियन मेजर कार्प, हम इंडिया का गंगा रिवर सिस्टम से वो आया है, इसीलिए इंडियन मेजर कार्प हम बोलते हैं। डॉक्टर साहब हमारे स्क्रीन पे इस समय कतला जो मछली है वो दिखाई जा रही है। हमारे जो दर्शक समझना चाहें कि कतला कैसे दिखती है तो वो उसको देख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब आप बता रहे थे इसके बारे में। हाँ, वो कतला क्या, हम क्यों 3 पहले बोल रहे हैं, वो 3 जब तालाब आपका फॉर एग्जांपल 5 फीट से 6 फीट का पानी रहेगा तो ये कतला ऊपर भाग में रहता है, जो रोहू बीच में रहता है, और नैन नीचे भाग में रहता है। तो कंपटीशन, जगह के लिए कंपटीशन कुछ नहीं होता है, खाने के लिए भी कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, खाना के लिए भी वो तीनों का डिफरेंट खाना खाते हैं। जैसे हम बोलते हैं जो प्राकृतिक आहार जो बोलते हैं, जो प्लांक्टन बोलते हैं, जो कॉमन किसानों भाई को भी पता होगा, जो छोटा छोटा ग्रीन होगा, जो जू प्लांक्टन हम बोलते हैं, वो कतला प्रिफर करता है खाने के लिए। प्लैंक्टन्स पे हम आएंगे। प्लवक की आपने बात किया, भाई हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। जी अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम नीतेश मिश्रा है सर। नितेश, कहाँ से हैं नितेश जी? जी मेरा नाम नीतेश मिश्रा, मैं नरसिंहपुर जिले से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। सर मैं अपने गांव में मत्स्य पालन करता हूँ सर। उसे तालाब की लंबाई या चौड़ाई क्या हो, कौन सी वैरायटी की उसमें मछलियाँ हो, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी मत्स्य की बहुत कमी है सर। मत्स्य पालन को हम बढ़ावा देते कि सर कौन सा तालाब की लंबाई क्या हो, क्या चौड़ाई हो, कैसा हो तालाब, दूसरा मंत्री हम कहाँ संपर्क कर सकते हैं सर? ठीक है, तालाब की लंबाई चौड़ाई वगैरह ये सब चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा आप शायद ये भी जानना चाहें कौन कौन सी मछलियों की प्रजाति ठीक रहेगी। चलिए डॉक्टर साहब संपर्क उनसे टूट गया। नितेश जी हैं मध्य प्रदेश से, ये चाह रहे हैं कि मछली पालन शुरू करना चाह रहे हैं। तालाब कितना बड़ा हो, कितनी गहराई कम से कम होनी चाहिए, और कौन कौन सी इसमें प्रजातियां वो रखें, आपने बताई ये 3, उनके बारे में भी डॉक्टर साहब थोड़ा बताइए। जैसे तालाब के बारे में हाँ, लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपका जो ज़मीन कैसा है। ज़मीन आपके पास मिलता है, बड़ा है, कहीं भी कर सकते हैं, तो आपका ऐसे नहीं है कि आप छोटा लंबाई बड़ा करेंगे या छोटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ कमर्स हम बोलते हैं 1 एकड़ का, आप बड़ा मछली के पालन करने के लिए 1 एकड़ का तालाब को हम सोचते हैं अच्छा है। उससे भी बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ज़मीन है, लंबा ज़मीन है, आप 100 मीटर भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई थोड़ा बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जाल लेके आपको मछली पकड़ना है। तो हम बोलते हैं 40 मीटर से 50 मीटर तक चौड़ा ज़्यादा से ज़्यादा होने से अच्छा है। लेकिन जाल पूरे तालाब में लेके, तालाब में छोटा जाल लेके भी कर सकते हैं। लेकिन आपके कोई कमर्शियल लेवल में करना चाहता है, बड़ा तालाब भी कर सकते हैं। इवन 1 हेक्टर का 100 मीटर बाई 100 मीटर कर सकते हैं, इवन 50 मीटर बाई 200 मीटर कर सकते हैं। और छोटा तालाब भी कोई जो जीरा जो बढ़ाने के लिए, फिंगर लिंक करने के लिए, इतने के लिए आपको बड़ा तालाब नहीं चाहिए। उसके लिए आप जैसे 4 डेसिमिल 10 से 6 डेसिमिल काफ़ी है। छोटा छोटा तालाब 400 स्क्वायर मीटर। जैसे आपने 1 एकड़ का तालाब बताया, तो उसमें कम से कम कितने मीटर तक पानी रहना चाहिए?
जो खेती करने के लिए, जो बड़ा मछली निकालने के लिए हम बोलते हैं 2 मीटर से 2.5 मीटर सबसे अच्छा है। अच्छा, और कम से कम कितना होना चाहिए? 5 फीट से नीचे होने से आपका प्रोडक्शन कम होता कम है। होता है। ठीक है। एक डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे आपने ये बताया तालाब का, अगर इसमें जैसे मछली किसी को पालनी है तो तालाब में क्या मिट्टी की जांच, पानी की जांच, ये सब भी महत्वपूर्ण? हाँ, बहुत ज़रूरी है। मिट्टी पानी बहुत ज़रूरी है। तो तालाब करने से पहले भी आप मिट्टी का टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह पर कई जगह पर थोड़ा एसिडिक सॉइल होता है, तो उसके लिए तो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डिफरेंट होता है। लेकिन जब खेती करने से पहले तालाब तो बना लिए, लेकिन मछली छोड़ने से पहले पानी का थोड़ा टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मिट्टी का जो नाइट्रोजन, फास्फोरस या कार्बन कंटेंट के ऊपर हम क्या फर्टिलाइजेशन देंगे, गोबर कितना डालेंगे, सार कितना डालेंगे, वो डिपेंड करता है। और पीएच हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम जितना पीएच है वही देख के हम जो चूना डालने के लिए कितना चूना डालेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉयल हम सोचते हैं कि 6 से 7 तक सॉयल पीएच बहुत अच्छा है। तो भारत में जो जितना हमारा जगह है, ये सॉयल पीएच तो हर जगह ऑलमोस्ट ऑल जगह पर रहता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो करेंगे वो डिपेंड करता है आपका सॉयल फर्टिलिटी के ऊपर। तो देखिए, आपके लिए जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अगर तालाब खोद रहे हैं, तालाब से शुरू कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़रूरी है कि उस समय आप अपने सबसे पहले जो मिट्टी है उसकी जांच कराएं, पानी की भी जांच कराएं, मछली को भी एक पीएच चाहिए, उसका भी ध्यान रखें, और चर्चा इस पर जारी रखेंगे। अभी एक हमारे कॉलर हैं, वो कुछ अपना सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए। मेरा नाम कुशाल चौधरी है सर। कुशाल चौधरी जी, कहाँ से हैं कुशाल जी? मैं सर राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ कुशाल जी, पूछिए। जी सर, राजस्थान से सर। हाँ कुशाल जी, सवाल पूछिए। सर मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं नया मछली पालन करना चाहता हूँ, जी, तो मैं इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ सर। किस प्रकार का तालाब होना चाहिए, कैसी मछलियाँ होनी चाहिए सर? अच्छा, राजस्थान में कहाँ से हैं आप? राजस्थान में नागौर जिले से सर। नागौर, अच्छा। जी सर। चलिए, आपका सवाल डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये नागौर जिले से हैं राजस्थान के, और ये बिल्कुल नया तालाब शुरू करना चाह रहे हैं, पहली बार मछली पालन कर रहे हैं। तो मछली पालन में थोड़ा इनको आपसे गाइडेंस चाहिए। एक तो ये भी चाहिए कि कौन सी किस्में जो हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि आपने तालाब का जैसे बताया उसको थोड़ा सा फिर से वो बता दें, किस तरीके की मिट्टी और राजस्थान में क्या हो सकता है, कौन कौन सी मछलियाँ हैं जो वहाँ पाली जा सकती हैं। जी हाँ, जहाँ से भी जैसा चौधरी बताएं जी। हाँ, ये जो है कुशाल जी हैं राजस्थान में। हाँ कुशाल जी, बहुत धन्यवाद। राजस्थान में अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ है। आपको कोई शायद आप दूसरा खेती कर ही रहे हैं, तो इतना ही हम चाहते हैं कि जो भी आपका पास खेत है उसमें देख लीजिए जहाँ थोड़ा पानी का स्रोत रुक सकता है, वो पहले उसका सुनिश्चित कर लीजिए। और बाद में जैसा अभी बता रहे थे जना साहब, ऐसा है 1 एकड़ से लेके आप 3 एकड़ जितना भी आपका ज़मीन है वो पानी तालाब बना सकते हैं। नया तालाब बनाना इसलिए आपको एक बार एक मिट्टी परीक्षण कर लीजिए, शायद वहाँ का मिट्टी में एक क्षार जो हम बोलते थोड़ा ज़्यादा होगा, ये पता नहीं, आपको दूसरे मिट्टी परीक्षण से पता चल जाएगा। अगर ज़्यादा क्षार है तो थोड़ा आपको एसोडिक सॉइल हम बोलते हैं, उसमें थोड़ा आपको जिप्सम डालना पड़ता है, इतना ही। और जो खेत में जैसा आप ये धान का गेहूं का खेत जैसा करते हैं वैसे इसी तरह बीज डालना, बाद में उर्वरक डालना, बाद में ये सब इसी तरह पानी आप पहले 5 फीट तक 6 फीट तक एक तालाब खोदने का बाद पानी का आपको जितना पानी जमेगा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और जीरा का बात करते हैं, मछली जीरा का, अगर ये 4 इंच हो जाने से बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप देखिए नज़दीक में कितना बड़ा जीरा मिलेगी। हम 1 एकड़ में 2000 से लेके 3000 तक जीरा डालने का आपको सुझाव देते हैं, तो 2000 डालने से अच्छा ही रहेगा।
और वो क्षार देखने डालना पड़ता है। ये गोबर लगभग 1 एकड़ अगर आपका पास है उसमें साल में, मैं पूरा साल का नहीं बताऊंगा अभी, वो 8 महीने में हमारा मछली बढ़ जाता है। तो हर महीना कम से कम आपको 1 टन का 1000 किलो का गोबर डालना पड़ता है। और क्षार कम है उसमें चूना डालना पड़ेगा, क्षार ज़्यादा है तो जैसा बताया गया जिप्सम डालना पड़ेगा। ये पहले दौर में इतना करी है। इसमें निश्चय अगर पानी आपका स्रोत अच्छा है, कम से कम 1 एकड़ में आपको 1 टन से लेकर 1.5 टन मछली 10 महीने तक मिल जाएगा। इसका मतलब है आपका पूरा अभी जो बात हो रहा था, कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ का पानी से मिल गया। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से आपको बताया। और देखिए पानी की जांच और मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ने बताया क्षारीय है तो आपको उसमें जिप्सम डालना है, ये सब तो आपको पता ही है। और अगर कहीं भी अम्लीय है या ज़्यादा वो है तो आप चूना डालते हैं। ये सब पे हम और भी चर्चा करेंगे। और दूसरा, गोबर डालना क्यों जरूरी है और कितना गोबर डालना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। सस्ता चावल या महंगा बाजरा, आखिर क्या है मंडी का माजरा? किस फसल पर कितना असर, मिलेगा पूरा दाम या रह जाएगी कसर? मेहनत के पसीने की वसूल होगी कीमत, क्या है बाजार की सूरत? जानेंगे मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम हेलो किसान में जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं मछली पालन पे। आज का विषय हमारा मछली पालन इसलिए भी क्योंकि अब भैया मानसून जो है वो बढ़िया आ रहा है और बारिश भी काफ़ी हो रही है। बहुत से लोग मछली पालन के बारे में पूछते रहते हैं, तो इसलिए हमने मछली पालन आज का विषय रखा। आप कुछ भी इससे सवाल संबंधित जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। हमारा आप जो है टोल फ्री नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। इस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं, करते रहिए, नहीं मिलता है तो भी मिलाते रहिए। जब भी खाली होगा आपका कॉल हम ज़रूर ले लेंगे। डॉक्टर साहब हम चर्चा कर रहे थे कि तालाब जो है उसकी तैयारी कैसे करनी है। एक हमारे कॉलर हैं, पहले उनसे ज़रा बात कर लें। हेलो 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 जी, हेलो। हाँ, क्या मुझे दोबारा सवाल बोलना होगा? हाँ, आप सवाल अपना पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं विनोद कुमार जी, बिहार विनोद। जिले के सीतामढ़ी से बात कर रहा हूँ। सीतामढ़ी से जी जी। विनोद जी, क्या सवाल है? और मेरे 2 सवाल थे। पहला तो ये कि उस जिले में सरकार द्वारा मछली के पालन के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और दूसरा कि वहाँ के कौन से कृषि पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके पास जाकर उनसे बातचीत की जा सकती हो और उनसे राय ली जा सकती हो। चलिए विनोद जी, वैसे इसमें ऐसा है, सीतामढ़ी जिले में बिहार में आपको नया तालाब अगर खोदना है, आपको वहाँ का ही जो मत्स्य विभाग का अधिकारी है जिला स्तर पर,
और ये प्रावधान भी ये है, नया तालाब खोदने के लिए एक है जो लोन मिलेगा, लेकिन उसमें सब्सिडी का मात्रा भी है, लगभग 50% तक वो सब्सिडी भी है वहाँ। तो आप कृपया वहाँ पूछताछ कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो आपको जीरा लाना है, जीरा लाने के लिए नज़दीक में वो ब्लॉक में ही होगा, वो पूरा जिला सीतामढ़ी जिले तो बहुत बड़ा ज़िला है, तो ब्लॉक लेवल पे भी आपको जीरा मिलने का। लेकिन आपको और कोई विशेष सूचना या मदद चाहिए ज़रूर बोलिएगा। हम भी वहाँ से कोई भी हमारे मत्स्य संस्थान है या कृषि विज्ञान केंद्र है या जिला का जो मत्स्य अधिकारी है उनसे बात करके अरेंज हम कर पाएंगे। दूसरा ये है, इसके बाद में जो पानी हो गया, जीरा डाल दिया आप, उसके बाद में जो संस्थान का बात हो रहा था, वो प्रबंधन का बात हो रहा था, ये आप सुन लिए हैं। लेकिन अभी अगर आप ज़्यादा इसमें फीड देना चाहते हैं उसके लिए भी प्रावधान है। वो सरकार का जो सब्सिडी का वो प्लान है वो थोड़ा वहाँ नज़दीक में पूछताछ कर लीजिएगा। जी विनोद जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, देखिए बिहार में तो जो मीठे जल का मछली पालन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपके वहाँ अधिकारी होंगे, उनसे संपर्क करिए, वो सब बताएंगे। बहुत सी योजनाएं जो हैं वहाँ पर हैं। और विनोद जी, जैसे आपने और भी जानना चाहा, हमारे कई दर्शकों के सवाल रहते हैं, तो उसमें ये जानना चाहते हैं कि योजनाएं क्या हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत इसमें आपको सब्सिडी भी मिल रही है, हर राज्य के अलग अलग है। तो अपने राज्य के जो अधिकारी हैं उनसे ज़रूर इस बारे में पता करिए। हर जगह आपको मछली मत्स्य विभाग बोलते हैं वो मिलेगा, आपके राज्य का भी होगा ज़रूर। और बिहार में तो बहुत अच्छा इस पर काम हो रहा, तो वहाँ इस पर ज़रूर पता करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। डॉक्टर साहब, ये जो बात थी जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो प्लवक होते हैं बिल्कुल छोटे से, उनको उन जीवों की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या इसलिए गोबर डाला जाता है कि उनकी मात्रा बढ़ेगी, मछलियाँ उन्हें खाएंगी? जी हाँ, क्योंकि जो तालाब में जितना हमारा जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन जो बोलते हैं, वो बहुत कम मात्रा में रहता है। जब मछली हम छोड़ते हैं, मछली को जो प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन वो अच्छा लगता है, नेचुरल फीड वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो गोबर देते हैं, यूरिया देते हैं, सुपर देते हैं, ये सब बढ़ाने के लिए। जैसे हम जो तालाब तैयारी बोलते हैं, खाद बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, तालाब का तैयारी 8 दिन से 10 दिन पहले हम बोलते हैं 3 से 4 टन तक गोबर आप डाल दीजिए। और यूरिया, सुपर आप हर 15 दिन में आप डालते रहेंगे। अच्छा, यूरिया और हम बोलते हैं कि हर महीने में, सर जो बोले हैं, हर महीने में 1 टन गोबर, 20 किलो यूरिया और 30 किलो सुपर फॉस्फेट। ये एक एकड़ में जो तालाब है उसके लिए? हाँ, एक हेक्टेयर तालाब के लिए ये आप हर 15 डेज में आप आधा स्प्लिट करके आप दे सकते हैं। लेकिन तैयारी करने से पहले गोबर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 8-10 दिन में जब पानी रखेंगे, जब छोटा आप भी जो जीरा छोड़ते हैं या छोटा फिंगरलिंग छोड़ते हैं, जब छोड़ेंगे वो टाइम तक वो प्लैंक्टन प्लवक तैयार हो जाता है। 8-10 दिन में आपका पानी आप देखेंगे, पहले जब तैयार शुरू करते हैं पानी पूरा क्लियर रहता है। जब 8-10 दिन के बाद देखेंगे पूरा ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्लैंक्टन बहुत हो गया। और इसको मेंटेन करना जरूरी है, जो मैं बोला, हर 15 दिन में, एक में आप इसको स्प्लिट डोज में आप देते रहेंगे। तो ये नेचुरल फीड, सिर्फ नेचुरल फीड प्रोडक्शन आप करते रहेंगे, फिर भी 1-1.5 टन तो इवन कुछ बाहर से खाना नहीं देते हैं, 1-1.5 टन तक आपको सिर्फ इसी में भी मिल जाएगा, खाद, सार और देने से। यानी जो गोबर और खाद वगैरह दे रहे हैं, इसी से जो प्लैंक्टन है उनकी संख्या बढ़ती रहेगी। और वही मछली का आहार होगा। जी, ये जो बात डॉक्टर साहब ने बताई, देखिए हमारे लिए पशुपालन भी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर गोबर घर का रहेगा तो उससे मछलियों को आहार मिलता रहेगा और आपका उत्पादन और भी बढ़िया होगा। अभी एक कॉलर हमारे हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। हेलो देखिए, हेलो सर। हाँ, अपना जरा पहले टीवी जो है ना उसकी आवाज कम कर लीजिए। और ये मैं सभी दर्शकों के लिए कह रहा हूँ, सवाल पूछने से पहले टीवी की आवाज कम कर लीजिए, उससे हमारी बातचीत आराम से हो जाती है। जी सर। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए।
हेलो सर। जी जी हम यहाँ से टीकमगढ़ जिला से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से। जी, नाम नाम क्या है? जी सर, हमारा नाम महेश गायकवाड़ है। महेश जी, महेश जी। जी सर, हम लोगों ने अभी यहाँ पर हैचरी तैयार की है। जी जी सर, तो हम लोग मछली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जैसे अंडे वाली मछली होती है तो उसके बारे में कुछ राय लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि कैसे रखना चाहिए उसको, और किस हिसाब से, हैचरी में मतलब आप, कितनी बड़ी मछली होना चाहिए। अच्छा, हैचरी कितनी बड़ी खोली है आपने? जी सर, हम लोगों ने अभी यहाँ पर 4 चक्के बनवाए हैं। अच्छा, जी सर। और कहीं से ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी आपने महेश जी? जी सर। ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी महेश जी? हाँ सर, 10 साल पहले हमारे पिताजी ने ली थी। उनका नाम श्रीमान मूलचंद गायकवाड़ जी है, दमानिया के रहने वाले हैं हम, यहाँ टीकमगढ़ जिला में। जी जी सर। तो आपका जरा ये जो सवाल है कि हैचरी में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, उस पर जरा जानते हैं। डॉक्टर साहब हैचरी खोली है और ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अंडे जो हैं उनका उत्पादन बढ़ाना है, इंजेक्शन वगैरह जो लगते हैं, क्या हैचरी की पूरी तैयारी रहती है, इनका भी डॉक्टर साहब जवाब दे दीजिए। थोड़ा हमारे बाकी दर्शकों को भी हैचरी क्या है, कैसे चलानी है, ये बताइए। बहुत ही अच्छा है गायकवाड़ जी, आप तो एक नया प्रयोग कर रहे हैं आपके वहाँ वो जिला में, इसके लिए बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ। और जैसा अभी बात हो रहा है, आप शुरुआत में जो आप हैचरी लगवाए हैं उसके लिए हमारे जो अभी बात हुआ था कटला मछली या रोहू मछली, इसी को आप ले सकते हैं। और वो आप जहाँ से भी मछली मिलता है आप ला के उसको ब्रूड बोलते हैं हम, जो ताकि वो अंडा दे। तो उस तरीके उस मापी में आपको तालाब में थोड़ा तो प्रबंधन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसा अभी अनुराग जी बताए, कुछ प्रशिक्षण चाहिए तो हम जहाँ भी अब चाहे तो आप बोल दीजिए, हम कुछ लोगों को भेज के वहाँ आपके जगह पे दिखा सकते हैं, नहीं तो कई प्रशिक्षण केंद्र पे आपका जिला में नज़दीक जाए वहाँ भी दे सकते हैं। बात ये है, 1 किलो मछली, ये जो भी बात कर रहे हैं अभी रोहू का या कटला का, लगभग 1 लाख तक अंडे देते हैं। तो आप हिसाब रख दीजिए आपके पास जितना टैंक है, कितना उसमें कैपेसिटी क्या है, तो इसको देखते हुए कितने मछली को आप इंजेक्शन लेके वहाँ डाल सकते हैं, ये पहले बार एक तय कर लीजिए। और बाद में एक बार हैचरी, अभी जैसा बात हो रहा था, अभी बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश के सीज़न में अभी जुलाई अगस्त, कम से कम जुलाई अगस्त सितंबर तक, ये आप हर हफ्ता या 10 दिन में एक बार आप एक लोड कर सकते हैं हैचरी में। लोड मतलब ये जो हमारा मादा मछली है उसको लेके आप एक बार करने से, वो ब्रीडिंग करने से वो 4-5 दिन में साफ़ करके और एक बार ले सकते हैं। तो ये आपका आपके पास जो कैपेसिटी है, संसाधन है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 2 किलो मछली, मादा मछली है, उसमें आप कम से कम 2 लाख अंडे का आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो उसमें उसके पहले इंजेक्शन का बात होता है, जो आजकल का जो रेडी हार्मोन मिलता है, वो टाइड, ये सब वो बाज़ार में मिल जाता है, प्रशिक्षण देंगे आपको। और ये मादा मछली और वो दूसरा डाल देने रात भर आपको पूरा अंडे जो फर्टिलाइज है मिल जाएगा। बाद में अब दूसरे पूल में हैचरी, मतलब आपके पास सब कुछ होगा, ब्रीडिंग पूल भी होगा, हैचिंग पूल भी होगा। तो 1 दिन से 1.5 दिन का अंदर, इसका मतलब है 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर आपको वो हैचलिंग्स जो हम बोलते हैं वो मिल जाएगा। बाद में आप देखिए वो इसी तरह उसी को सीधा आप बेचेंगे, कोई है नज़दीक में या तो तालाब में थोड़ा आप रखेंगे, ये डिपेंड करता है किस तरीके का आप प्लान किए हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आपके बहुत अच्छा है कि आपके फादर भी इतने पहले ट्रेनिंग लिए थे, इसका मतलब है आपको इसमें रुचि है और ज्ञान भी है। तो आप ट्राई करिए। और ये जीरा उत्पादन का धंधा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है। इसमें जो भी आप पूंजी लगाएंगे बिल्कुल 60 से 70% इसमें मुनाफा है। तो आपको और एक बार शुभकामनाएं। जो भी आपको ब्यौरा चाहिए संपर्क करिए, लिखिए, जो भी है हम इसमें व्यवस्था करा देंगे। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, देखिए आप हैचरी आपने खोली हुई है, ये जो जीरा उत्पादन बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत ही फायदे का है। और इसमें आप अगर तय करें, जैसे उंगलिकाएँ होती हैं, फिंगरलिंग्स होती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनका बाज़ार में और अच्छा रेट मिलता है। थोड़ा ये इस पर और चर्चा करेंगे कि
जीरा क्या है, उंगलिकाएं क्या हैं, किसके दाम अच्छे मिलते हैं, किसमें मृत्यु दर ज़्यादा रहती है, इन सब पे चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ा सा खेती की बेहतरी के लिए देश में कहां क्या हो रहा अनुसंधान, कैसा बीज, कैसी तकनीक, कैसे तरीके अपनाएं किसान, खेती किसानी को करने में सफल लगे हैं ये आधुनिक तीर्थ स्थल। देखिए शनिवार शाम 6 बजे। जिसके लिए कर्म ही पूजा है, मेहनत ही धर्म है, धरती ही माँ है, उसी के कदमों में आसमां है। फर्श से अर्श पर पहुंचने का क्या है मंत्र, सफर एक कामयाब किसान का, कहानी कामयाबी की। शनिवार शाम 5 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते शनिवार और रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मछली पालन पे और आप लोग हमें कॉल भी कर रहे हैं, इसलिए आपको विषय पता है। और कॉल अगर कोई अभी अगर हमसे जुड़ा हो तो हमारा जो नंबर है वो भी आप एक बार फिर से लिख लीजिए। हमारा नंबर है 1800113060। मुझे याद हो गया तो मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, दोबारा बोल देता हूँ, 1800113060। इस पे आप कॉल करिए। और एक और कॉलर हैं जो हमसे जुड़ गए हैं, कुछ अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ, मैं विक्रम सिंह राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी विक्रम जी। हाँ, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मछली पालन के लिए एक जो ऐसी मछली होती है जो मत्स्य यानी छिप पैदा करती है, मोती मोती जो होता है ना, छिप मोती जो माला के अंदर। अच्छा मोती। हाँ, तो वो उसके लिए मुझे पूरी जानकारी दीजिए कि मैं हूँ ब्राह्मण, तो मैं वो वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुझे छिप के में इंटरेस्टेड ज्यादा हूँ मैं। अच्छा। बेचना नहीं चाहूंगा उसको, मतलब मांस के लिए काम नहीं लूंगा उसको, मोती माला में पहना के उसके मतलब भगवान के लिए ऐसा काम आप विक्रम जी राजस्थान में कहाँ से हैं आप? से बोल रहा हूँ, पाली सुमेरपुर। अच्छा चलिए विक्रम जी ने जी आपका सवाल डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, विक्रम जी जो हैं मोती वो मोती जो है उसका काम करना चाहते हैं, तो कौन सी मछली है, क्या उसके लिए कह रहे हैं, जरा बताइए। जो मोती पालन के बारे में विक्रम जी जानना चाहते हैं, वो मछली से नहीं होगा। वो सीप जो हमारा तालाब का नीचे जो रहता है सीप, वो सीप से हम निकालते हैं। लेकिन इसके लिए जो ज्ञान है वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 मिनट 3 मिनट बाद में समझ तो जाएंगे कैसे होगा, लेकिन करना कैसे है इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उन्हें जरूर वो लेंगे, वो जगह भी बताइए। हाँ, और थोड़ा सा बता भी दीजिएगा वो सभी के लिए कैसे होता है, मोती कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, जो सीप के अंदर एक न्यूक्लियस जो बोलते हैं, कुछ जो वही सीप जाति का कुछ गोल करके उसके अंदर में ऑपरेशन करके सर्जरी करके उसमें डालते हैं, तो उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाता है। एक कोटिंग बार बार कोटिंग होके वो सीप निकलता, जो मोती निकलता है। लेकिन वो जो बोल रहे थे कि देवी का स्टेचू, कुछ देवी का भी चाहिए एक मोती, तो हम न्यूक्लियस जो वैसे शेप का न्यूक्लियस करके अंदर में डालते हैं, उसके ऊपर कोटिंग होके होता है। जो आप बोले कैसे ट्रेनिंग, थोड़ा सा हमारे दर्शक अगर समझे नहीं हो, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि देखिए उसमें एक न्यूक्लियस, मतलब आप समझ लीजिए एक बीज, कोई एक दाना जो है वो डाल दिया, वो दाना जिस आकार का होगा, जिस शेप का होगा, उसके ऊपर बस वैसा ही मोती बनता जाएगा। तो अब वो अगर गोल है तो गोल बनेगा, और अगर कोई आपने और शेप दे दी, मूर्ति की गणेश जी डाल दिए, गणेश जी आएगी, वही है। बहुत इंटरेस्टिंग, आपका बहुत ही रोचक टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है हमारा सीफा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में है। वहाँ हर साल में एटलीस्ट 2 बार ट्रेनिंग दिया जाता है, 7 से 10 दिन तक ट्रेनिंग मिलता है। तो शायद वहाँ का निदेशक जो है सीफा भुवनेश्वर में उनसे संपर्क कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ बोलने से 2-3 मिनट में कुछ समझ में नहीं, नहीं बिल्कुल आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आप जो है भुवनेश्वर में ये जो संस्थान है इससे आप जुड़िए, इनके बारे में आप नेट से भी पता कर सकते हैं, पता जो है वहाँ पर आप चिट्ठी वगैरह लिख के आप पता कर लीजिए कब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग लीजिए। और अगर और एक चीज़, अगर आपके आसपास का तालाब में आप सीप देखने को मिला, ये भी थोड़ा खोज के रख दीजिए। अगर ज़्यादा मात्रा में सीप है और उसी क्षेत्र में आके प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अच्छा, देखिए ये भी डॉक्टर साहब ने बता दिया, तो आपके क्षेत्र में ज़रा पता करिए किस तालाब में जो है सीप मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो वहीं पर आके आपको जो है पूरी ट्रेनिंग दे दी जाएगी। एक और हमारे कॉलर हैं जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो 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 जी, मैं महेश बोल रहा हूँ सातारा से। महेश जी आसाम से जी, बताइए महेश जी। हाँ सर, मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता था जी। मेरा ये सवाल था कि एक्चुअली मैं तो सर्विस में हूँ, लेकिन मैं अपने रिलेटिव्स को ये जानकारी दे सकता हूँ कि मछली पालन करने से फायदा हो सकता है। जी, तो आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं शुरू से? हाँ, मैं देख रहा हूँ, शुरू से देख रहा हूँ। तो किस पे, थोड़ा हैचरी पे चर्चा करना चाहेंगे कि तालाब खुदवा के सीधे बड़ी मछली रखनी है? नहीं सर, हमारी तरफ इतनी बारिश तो होती नहीं है जी। तो लेकिन आप हैचरी का काम बहुत अच्छा है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कम क्षेत्र में भी हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और अगर तालाब में पालनी है तो तालाब के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है महेश जी, आप हमारा कार्यक्रम सुन ही रहे हैं। डॉक्टर साहब आसाम में हैं जी, तो एक तो थोड़ा ये भी मैं चाहूँगा कि एक तो हैचरी अगर उन्हें लगानी है, कितना खर्चा, कितना क्षेत्र, तालाब जो हैं उसमें क्या है, और इसमें एक और मैं चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो इसमें कौन सी प्रजातियाँ जो हैं मछली की, वो आसाम के क्षेत्र के लिए क्या कुछ अलग रहेंगी, क्या रहेंगी, उनके बारे में बताइए ना। बहुत धन्यवाद, आपका अभिरुचि बहुत ही अच्छा लग रहा है। असम में तो हम कार्प मछलियाँ भी कर सकते हैं, और कैटफिश मांगुर मछली आप जानते होंगे वो भी कर सकते हैं। सिंगी मछली का भी बात होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इतना तो अब बता रहे थे बारिश इतना नहीं होता है, लेकिन वो साल में 3 महीने जो हम ये हैचरी का बात कर रहे हैं, जीरा उत्पादन का, ये पहले भी बताया मैं, बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए आपको ज़्यादा ज़मीन का भी ज़रूरत नहीं है। एक आधा एकड़ में 2-3 तालाब मिल जाने से भी आप उसमें मादा मछली रख सकते हैं। और ये हैचरी के लिए परमानेंट बिल्डिंग का भी ज़रूरत नहीं है। आजकल जो हमारे पास ये फाइबर ग्लास का पोर्टेबल हैचरीज होते हैं, वो बिल्कुल पूरी सभी इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्ट सब मिला के 3 लाख रुपया में आपके वहाँ बन जाएगा। तो अच्छा, हैचरी इतने में पूरी तैयार हो जाती है? तैयारी हो जाएगा। अच्छा। और आपको अगर इंटरेस्ट है, आप बताइए कहाँ, किस तरह का, कहाँ ज़मीन है, पानी का स्रोत कहाँ है। ये मछली रखने के लिए वो छोटे जगह पे पानी तो रहना पड़ेगा, लेकिन हैचरी ऑपरेशन के लिए 2-3 महीने में जितना भी पानी उपलब्ध है वो काफ़ी मात्रा है। ये ज़रूर है कि साल भर आप मछली पालन कर सकते हैं, नहीं तो 3 महीने में जीरा उत्पादन करके इससे शायद 4 गुना पैसा कमा सकते हैं। अच्छा जी, जीरा में इतना पैसा है। डॉक्टर साहब, इस पे मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे कुछ लोग ना कुएं में भी मछली पालन करते हैं, कुएं में पानी भरा है तो उसमें भी मछलियां रखी जा सकती हैं। जहाँ पानी वहाँ मछली। अच्छा, तो कुएं हो, तालाब हो, कैनाल हो, जो भी हो, लेकिन कहने का ये मतलब है वो पानी जीरा डालने का बाद जब बड़ा होगा उसको कैच करने के लिए, प्रग्रहण करने के लिए, निकालने के लिए ये है कि पानी का जो गहरा है इतना भी ज़्यादा नहीं कि 20 फुट 25 फुट हो जाए, हमको निकालने में मुश्किल हो। यही एक चीज़ है। नहीं तो आप जहाँ भी, लेकिन पानी का स्रोत थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कुएं मतलब बिल्कुल बहुत ही छोटी नहीं है जी। डॉक्टर साहब, इसमें जो बात हो रही है जीरे और इसकी बात हुई अपनी उंगलिकाओं की जी, थोड़ा मैं इसको समझना चाहूँगा। जीरा जो है कितने दिन का, कितना छोटा, और कई लोग जो फिंगरलिंग्स बोलते हैं, उंगलिकाएं जो उंगली के आकार की होती है, उसको भी बेचते हैं, कुछ लोग उसे भी खरीदते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है और किसको बेचने खरीदने में ज़्यादा फ़ायदा है? तो जैसा अंडे से पूरा जो हैचलिंग जो बोलते हैं वो तो 2 दिन का 3 दिन का हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जो जीरा हम तालाब में स्टॉक करने के लिए एडवाइस करते हैं वो 15 दिन का, मिनिमम 15 दिन का होना चाहिए। उसके लिए सभी, अब आजकल सब लोग जानते हैं उसको फ्राई बोलते हैं। फ्राई तो लगभग आप समझिए 2 इंच से लेके 2 इंच 3 इंच, उसमें 15 दिन का 20 दिन का।
लेकिन पूरा अंगुलिका का जो आप बात कर रहे थे फिंगरलिंग, वो तो कम से कम 2 महीने तक हम रेयर करने के बाद वो मिलता है। तो सुविधा के लिए ऐसा है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रॉब्लम ना हो वो फ्राई स्टेज में या उससे कम स्टेज में, जैसा आप अभी दिखा रहे हैं आपका स्क्रीन में, या अभी ये जो आप देख रहे हैं तो अंगुलिका है, ये तो फिंगरलिंग है, ये तो 2 महीने का 3 महीने 2 महीने का बाद में है। लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए फ्राई स्टेज बहुत ही लाभदायक सुविधाजनक है। लेकिन स्टॉक करने के लिए जो फिंगरलिंग का बात हो रहा है वो कर सकते हैं। तो इतना ही है। बीज तो हम जनरल बात करते हैं, जीरा जब हम बात करते हैं वो फ्राई हो सकता है छोटा, फिंगरलिंग हो सकता है थोड़ा बड़ा जी। उसके फिर रेट में भी उस हिसाब से फर्क होगा? हाँ जी, अगर फिंगरलिंग हम डालते हैं तो जैसा बात हो रहा था अभी, 1 एकड़ पानी में जी अगर फिंगरलिंग डाल रहे हैं हम तो 2000 से 3000 तक उसका सुझाव देते हैं। अगर फ्राई डाल रहे हैं अब 15 दिन का, वो तो ये फ्राई से फिंगरलिंग बनने में लगभग हमको 50% कुछ ये मॉर्टेलिटी हो जाता है, 50% मिलता है। तो इसका मतलब है 3000 के बजाय आप 6000 8000 डालिए अगर आपके पास फ्राई है, तो यही थोड़ा मात्रा है। लेकिन बार बार हम ये कहना चाहते हैं कि हर तालाब का जो गहराई है उसको देखना पड़ेगा, और उसके बाद में जो भी मिट्टी परीक्षण वो सब अब बात कर रहे थे, देखने के बाद तय कर सकते हैं कितना हम डालें लाभ के लिए। बिल्कुल अच्छे जो हम मछली पालन करते हैं वो देख के बताते हैं। जी, ये जो बात डॉक्टर साहब ने जो कही डॉक्टर जना, कि एक तो फिंगरलिंग और उंगलिकाओं का, और मेरे ख्याल से जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो है उंगलिकाएँ लें या कुछ, उसमें अगर बड़ी है तो भाई उसके रेट भी ज़्यादा होंगे, उसमें मृत्यु दर बहुत कम होती है। इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ा और आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी हमारी प्रजातियाँ, लेकिन अभी हमारे कॉलर हैं वो कुछ सवाल अपना पूछना चाह रहे हैं। हेलो 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 जी, नमस्ते। हाँ, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर मैं भगवान सिंह राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी भगवान सिंह जी, राजस्थान से। हाँ बताइए। सर मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मछली पालन में गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, भगवान दास जी राजस्थान से इतना क्वेश्चन आ रहा है। हम पहले भी बता रहे थे राजस्थान दिल्ली इतना नज़दीक है, वो आप मछली पालन करके राज मछली बोल के दिल्ली भेज दीजिए आपको दुगना पैसा मिलेगा। लेकिन कहने का दूसरा योजना के बारे में बात हो रहा था, आप पूछे थे, इसमें नया तालाब खोदने के लिए और पुराना तालाब का मरम्मत करने के लिए, और बाद में उसके जो ज़रूरत है कुआं खोदने के लिए, और बाद में आपको हैचरी लगवाने के लिए, और ज़रूरत पड़े तो आपको फीड मिल जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगा वो लगवाने के लिए, ये सभी के लिए राज्य सरकारों का जो योजनाएं हैं मत्स्य विभाग का, उसमें एक लोन भी है। अगर आप कुछ पूंजी लगा रहे हैं उसमें सब्सिडी का मात्रा लगभग 40 से लेके 50% तक 60% तक है। तो हमारे सुझाव ये है, निवेदन ये है, आपका ही जिला में जो मत्स्य विभाग अधिकारी हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए, सही आपको इसमें सूचना मिल जाएगी। जी, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, देखिए नाबार्ड भी आपको पता है एक बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक हमारा जो है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप देख सकते हैं। उसकी जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ तैयार मिलती हैं, उसको भी देख के आप वहाँ से भी जो है ऋण ले सकते हैं, और उनकी बहुत सी योजनाएं हैं, आपको पूरी अच्छी तरह वहाँ जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर साहब थोड़ा तो मैं जो एक तो प्रजातियों के बारे में जानना चाहूँगा, जैसे आपने रोहू, कतला, मृगाल इनके बारे में बताया, इसके अलावा और भी कोई हैं जो प्रजातियां किसान भाई अपना सकते हैं? ऐसे बहुत कुछ है वो जो हम तो सिर्फ कतला, रोहू और नाइन के बारे में बोले, उसके अलावा भी जो सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प के बारे में बोले थे। तो ये जो सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प वो रोहू, कतला, मृगाल के साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि जो सिल्वर कार्प जैसे है उसका रेट थोड़ा कम रहता है, तो हम नहीं बोलेंगे कि आप लॉस में हो। तो जहाँ आपका मार्केट, कहीं आपका मार्केट है ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प का, ये सिल्वर कार्प जो है जो हमारी स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसके रेट कम हैं? यूजुअली थोड़ा कम रहता है क्योंकि लोगों का प्रेफरेंस थोड़ा कम रहता है। तो जहाँ वो भी आपको देखना है, उसका बीज जो सीड भी मिलना चाहिए, सीड मिलना चाहिए। आपके पास सीड है और डिमांड है मार्केट का, इवन 10-20 रुपया कम होता है भी कम प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब कतला रोहू, जब रोहू 800 ग्राम 1 किलो होगा, ये 1.5 किलो से 2 किलो हो जाएगा। तो उससे आपका बस पैसा जो लॉस होता है कम पैसा में,
बेचते हैं वो आपका भर जाएगा। कॉमन कार्प जो है वो कैसी मछली है? वो रोहू कतला जो मछली खाते हैं, जो कतला इस पे नहीं जाते? नहीं, वो टेस्ट ऐसे ही जैसे ही होता है, टेस्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका डिमांड भी अच्छा है, रोहू कतला डिमांड जैसा है, कॉमन कार्प का डिमांड भी ऐसा है। आप जैसे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को जाएंगे, इवन कॉमन कार्प बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जो पेडी कम फिश कल्चर हम बोलते हैं, धान के साथ में भी कॉमन कार्प डालते हैं। इवन जहाँ आपका तालाब छोटा छोटा तालाब है, कम दिन का जहाँ पानी रहता है, 4 महीने 6 महीने में पानी रहता है, वहाँ भी कॉमन कार्प डाल सकते हैं। ये रोहू जो आपके हिसाब से, ये मछली वैसे भी हम जानते हैं बहुत लोकप्रिय है। हाँ। रोहू में क्या प्रोटीन की मात्रा भी बहुत होती है? नहीं, ऐसे नहीं है कि प्रोटीन मात्रा है, वो सबका कंज्यूमर प्रेफरेंस होता है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब मछली आप बना देंगे, करी बना देंगे या फ्राई बना देंगे, कटला रोहू भी जानना मुश्किल होता है। इतना जो बहुत मछली खाते हैं उनको भी जानना मुश्किल हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी रोहू जैसे है सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है पूरा इंडिया में। अदरवाइज जो नैन कटला वो भी इक्वली अच्छा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, भाई रोहू, नैन, कतला, इन्हें तो आप याद कर लीजिए। और जो मछली का काम कर रहे हो तो पता ही है, आपको भी पता होना चाहिए। सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है और कॉमन कार्प है। उसके अलावा भी कैटफिश भी कर सकते हैं आजकल। कैटफिश पे डॉक्टर साहब हम चर्चा करेंगे। जो डॉक्टर साहब कैटफिश बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया। अब क्या करे दिल दीवाना है। माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है तागा। क्या कहते हैं आपके खेत? जानिए फसल की ताजा स्थिति, कैसे करें इसकी देखभाल। देखिए विशेषज्ञों के साथ खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। कभी खुशी, कभी गम, कभी हास्य, कभी व्यंग, कभी प्यार, कभी तकरार और कभी सामाजिक सरोकार, यानी जिंदगी का हर रंग देखिए धारावाहिक परसाई कहते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मछली पालन पे। कई फ़ोन आ रहे हैं, फिर भी एक बारी मैं आपको टोल फ्री नंबर अपना जो है बता देता हूँ। हमारा नंबर है 1800113060। इस पर कॉल करिए, जो भी मछली के बारे में पूछना है आप जानिए। और दूसरा देखिए, एक बात बार बार हो रही है कि राज्यों की जो स्कीम है, देखिए राज्यों का अलग विषय रहता है, सबकी अपनी अपनी योजनाएँ हैं। मछली पालन को बिहार वगैरह में बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ पर भी संपर्क करिए, बहुत चीज़ें आपको वहाँ से पता लगी। बाकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इससे आप संपर्क कर ही सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं समझना चाहूँगा, आप इससे पहले जो बात कर रहे थे, हमने मुख्यतः जो है 6 हमने प्रजातियों की बात की। ये कैटफिश जो है ये क्या है, और कैटफिश क्या बिल्ली जैसी दिखती है? ये नहीं, बिल्ली जैसे नहीं है। तो ऐसे कुछ मछली है जिसका आप देखेंगे मुंह में वो बोलते मुस्टक जैसे, मुंह जैसे निकलता होगा, वो हम कैटफिश बोलते हैं। और कैटफिश जानने के लिए और एक है, वो जितना कैटफिश है उसका स्केल नहीं होता है, शरीर के ऊपर स्केल नहीं होता है। जैसे स्किन, जैसे हमारी त्वचा होती है, हाँ, ऐसे ही है इसको। तो ये सब कैटफिश है, लोगों सबको पता है, किसान भाइयों जो गांव में है, जो मांगुर है, सिंगी है और जो दूसरा पंगस बोलते हैं, ये सब कैटफिश का वैरायटी में आता है। और उसमें कांटा भी सिर्फ एक होता है, जो सेंट्रल स्पाइन एक। से कई लोग बहुत घबराते हैं, इसमें वो डर खत्म हो जाता है। वो डर खत्म हो जाता है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं खाने के लिए वो कैटफिश। तो कैटफिश के बारे में जो सर जो बोले कि असम या नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मांगुर लोग प्रिफर करते हैं। वहाँ जो इंडियन मांगुर है, हम थाई मांगुर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो बैंड स्पेसीज है, हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया लोग वो खेती करें, लेकिन जो इंडियन मांगुर है वो ज़रूर खेती कर सकते हैं। और आजकल जो पंगस हम एक बड़ा होता है, वो कमर्शियल स्केल में, लार्ज स्केल में लोग खेती कर रहे हैं, जहां आपका जो
कमर्शियल प्रोडक्शन आप 20 टन से 30 टन 40 टन एक हेक्टेयर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा पूंजी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप 1 हेक्टेयर में 10 टन निकालना चाहेंगे तो आपको इसके लिए आहार देना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में थोड़ा ज़्यादा करना। आहार, इसमें मछली के आहार के पे मैं आना चाह रहा था, क्या आहार उसको क्या दिया जाता है? जो भी मछली आप करते हैं, हम आहार तो हम जैसे खाते हैं मछली को भी खाना चाहिए। हम पहले बोले कि जो प्लैंकटन है उसी से पूरा हो जाएगा। पूरा, लेकिन जो तालाब में जितने भी हम खाद देंगे, सार देंगे, जितना नेचुरल प्लैंकटन आता है वो सफिशिएंट मछली को होता नहीं, क्योंकि हम बहुत मात्रा में मछली डालते हैं तो हम बाहर से आहार देना पड़ता है। तो जैसे हम जो कार्प मछली जो पालन करते हैं गांव में, ऐसे जो राइस ब्रान होता है, खली होता है, सरसों का हुआ या ग्राउंडनट का हुआ, जो मूंगफली का उसके मिला के हम देते हैं। लेकिन आजकल जो कमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जो 10 टन करना, 1 हेक्टेयर में 10 टन 15 टन 20 टन करना चाहते हैं, शायद हम उनको रेकमेंड नहीं करते हैं इसे देने के लिए, क्योंकि आप जब खली देते हैं, राइस ब्रान देते हैं, पानी कुछ वेस्टेज होता है, पानी गंदा होता है, और जो FCR बोलते हैं, तो 1 किलो निकालने के लिए 3 किलो, शायद 3 से ज़्यादा किलो आहार देना पड़ता है। लेकिन आजकल जो फ्लोटिंग फीड एक कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे आपका नोड्यूल्स होता है, एक तरफ रख देते हो, नहीं, वो पानी के जब ऊपर डालेंगे वो पानी के ऊपर ही फ्लोटिंग करता रहेगा, तो आप एक दाना भी आपका वेस्टेज नहीं होता है। तो मछली आके एक खा के चला जाएगा, 15 मिनट में पूरा ऊपर आ जाती है। हाँ, मछली कहीं भी, जो आप बता रहे थे कि जो ग्रास कार्प है जैसे, तो वो भी ऊपर आती है, सब आके ऊपर खाएगा। तो खाना कहीं भी मिले आएगी। हाँ, तो आप देखेंगे जब मछली को खाना देते हैं 10-15 मिनट से 20 मिनट के अंदर पूरा खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे एक कॉलर हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, आपका भी देखिए टीवी की वॉल्यूम आपने बढ़ा रखी है, जरा वॉल्यूम कम करके बात करिए, वो समय बर्बाद नहीं होगा फिर। हाँ, कम कर दिए जी। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। उमेश मणि त्रिपाठी। उमेश जी कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, ब्लॉक परतावल। जी उमेश जी, पूछिए अपना सवाल। हमारी यहाँ जो जमीन है जी, उसमें जो है, जो कोई तालाब खोदने पर जो है तो पानी ज्यादा दिन तक रुकता नहीं है। बगल में एक नाला है, उससे में रिस्क चला जाता है। जी जी। तो क्या फर्श वाला जो है, नीचे की फर्श को जो है अगर सीमेंटेड करके जो है उसमें पानी भर दिया जाए नलकूप इत्यादि से, जी जी, तो उसमें हैचरी का काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, ये हैचरी के बारे में डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं। पानी सारा रिस जाता है तो क्या सीमेंटेड बना के वो हो जाता है? मेरे ख्याल से हैचरी में संभव है। उमेश जी बहुत धन्यवाद। आप क्या मिट्टी का तालाब है आपका या सीमेंट का कर रहे हैं? वो यही जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा पानी जो है अभी कच्चा है, तो पानी निकल जाता है, तो नीचे क्या सीमेंट लगा लें? अगर तालाब करके आप खाने का मछली का उत्पादन करना चाहते हैं, हम तो सीमेंट का हम इतना ज़्यादा एडवाइस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप क्या हैचरी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको चाहिए तो सीमेंट टैंक भी बनवा दें, नहीं तो फाइबर ग्लास का मैं जो बता रहा था पोर्टेबल हैचरी ला के कर दें। लेकिन आप खाने का मछली का उत्पादन करना चाहते हैं, कितना बड़ा तालाब है, कितना बड़ा ज़मीन है, ये अगर जानने से वो दूसरे तरीका भी है। वो पानी रोकने के लिए, पानी को रुकवाने के लिए तालाब का अंदर दूसरा तरीका भी है। हम इतना सीमेंट का स्ट्रक्चर का एडवाइस नहीं करते हैं। ये जान सकते हैं कि कितना बड़ा तालाब है आपका? डॉक्टर साहब उनसे अब संपर्क नहीं पा रहे जी, धन्यवाद। उसमें जैसे कई बार चिकनी मिट्टी वगैरह भी लगा के, हाँ, चिकनी मिट्टी, गोबर, जो भी हम डालते ये समय पे 6 महीने 8 महीने के बाद वो भी बहुत ही वो सीपेज बंद हो जाता है। लेकिन कई दूसरे तरीका भी है। लेकिन इस समय जो नया शुरुआत करते हैं पॉलीथीन शीट का या सीमेंट का इतना एडवाइस नहीं करते हैं कई कारणों की वजह से। लेकिन हैचरी लगवाने के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक है, आप अगर हैचरी लगाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक मैं जानना चाह रहा था कि मछलियों में जैसे अब झींगा जो है वो भी हमने देखा है बहुत लोकप्रिय हो रहा है, तो झींगा की खेती के लिए उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, वो भी थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। मछली के साथ साथ झींगा भी कई जगह ये ट्राई किए हम। अगर आप 3 टन मछली निकालेंगे 1 हेक्टेयर में, लगभग 500 किलो 600 किलो झींगा भी मिल जाता है। लेकिन इसमें
एक चीज़ है जो आप स्क्रीन में आपका टाइगर प्रॉन्स दिख रहा है, ये तो झींगा बड़े झींगा है। तो इसका जीरा मिलना, क्योंकि ये जीरा जब जो इसका बात करते हैं लगभग 50 से 60 दिन का जीरा इसका ज़रूरत है। तो ये जीरा का सब जगह उपलब्धता कुछ समस्या है, लेकिन ये ज़रूर ये बताना चाहेंगे हम समन्वित मछली पालन, समन्वित कृषि जैसा हम बात करते हैं, तो दान के साथ मछली, दान के साथ मुर्गी और मछली, दान के साथ बत्तख और मछली, तो ये सभी कई चीज़ों का समन्वित कृषि का समन्वित मछली पालन। तो धान के खेत में जो पानी आपने भर के रखा है, उसमें मछली भी ले लें। हाँ, उसमें 2-3 डिज़ाइन हैं, या हम सेंटर में पानी को ज़्यादा गहरा करते हैं या साइड में करते हैं, लेकिन आजकल ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन हो गए हैं, दान बत्तख मछली, दान मुर्गी मछली। तो इसके साथ साथ जैसा आप बता रहे थे, झींगा का जहाँ भी जीरा उपलब्ध है तो इसको ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि झींगा का दाम तो बिल्कुल 400 रुपया से ऊपर है 1 किलोग्राम। अगर आपको 200 किलोग्राम भी झींगा मिल गया तो आप इमीडिएटली आप इमेजिन कर सकते हैं कितना हो जाए। तो ये भी एक और एक संभावते है जी। एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब, जैसे ये बात हुई, थोड़ा मछलियों में बहुत से रोग हैं, उसके प्रबंधन में कई चीज़ें हैं, खरपतवार बहुत हो जाते हैं तालाब में, उन सब की रोकथाम भी ज़रूरी है, वो कैसे करनी होगी? जैसे हम मीठा पानी में जो मछली पालन करते हैं, यूजुअली ऐसे तो बहुत रोग होता है, बीमारी कभी कभी होता है, लेकिन आपका पानी अच्छा है, आप मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, तो यूजुअली बीमारी बहुत कम होता है। लेकिन जहाँ ठंड मौसम में नवंबर दिसंबर में हम देखे हैं लास्ट 10, 15, 20 साल में, वो एक हम बोलते हैं यूएस एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, घाव हो जाता है, पूरा बॉडी में घाव हो जाता है। तो उसके लिए हम पहले बोलते हैं पानी को क्लियर रखना है, तो इसके लिए चूना डालने के लिए हम बोलते हैं कि 500 जो है वो जो अपना पीएच है उसको भी ठीक करता है, बाकी कोई रोग वगैरह हो उसको भी रोक देता है। तो यूजुअली 2 डोज हम बोलते हैं इनिशियली 500 किलो पर हेक्टर में एक बार दे दिए, फिर 15 डेज के बाद और एक बार देंगे। तो इवन जहाँ आपको लगता है पहला साल हुआ था तो ये साल नहीं आए, वो भी एक प्रिवेंटिव जैसे होता है। असल में मछली से जुड़े बहुत से अभी प्रबंधन के मुद्दे रह गए, लेकिन समय हमारे पास कम है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा रही, और जो किसान भाई नया तालाब शुरू करना चाह रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतना ही बोलना चाहते हैं लास्ट में, हर तालाब एक ATM है, एनी टाइम मनी है। तो तालाब अब मछली पालन शुरू करिए, ATM आपके पास होगा, आप लखपति बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, ATM है, एनी टाइम मनी, कभी भी आप पैसा ले सकते हैं। तो मछली पालन से जुड़िए। तो अभी हमारे वक्त है जाने का, लेकिन बहुत से सवाल रह गए होंगे, कुछ सुझाव भी होंगे, तो उसके लिए आप जो है हमारा पता नोट करिए, इस पे आप अपने सवाल सुझाव कुछ भी भेज सकते हैं। हमारा पता है किसान कार्यक्रम निर्माण केंद्र, इससे ऊपर आपको पहले हेलो किसान जो है वो लिखना है, CPC दूरदर्शन, दूसरा तल, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसके अलावा बहुत से किसान भाई आज इंटरनेट से जुड़ गए हैं, मोबाइल पे इंटरनेट आ गया, तो हमारा ईमेल पता भी है, उसको आप नोट करिए, उसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आपने देखा हमारा टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है 1800113060। तो आप जो है ऐसे ही हमसे संपर्क बनाए रखिए। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो है कृषि वानिकी पे। ये जो खेत के साथ साथ आप कृषि वानिकी यानी पेड़ भी लगा सकते हैं, उनसे भी काफ़ी आमदनी होती है, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ में अंतः फसलें खेती, जो इंटरक्रॉपिंग है, एक साथ कौन सी 2 फसलें आप ले सकते हैं, इन पे चर्चा रहेगी। इससे ज़रूर जुड़िएगा, बहुत ही काम का आपके लिए ये कार्यक्रम रहेगा। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।